हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम ओबी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओबी, कौन कौन से फैक्टर्स ओबी को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड ओबी एंड एचआरएम में क्या रिलेशनशिप होता है, इसको कवर करेंगे। एंड आगे हम इसके जितने भी चैप्टर्स हैं ओबी में वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर मूविंग अहेड, इस जो वीडियो लेक्चर से आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो ये है, प्लीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा so that you can help you can get help from this. Okay, so देखो, हम ओबी पढ़ते क्यों हैं, पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी कोर्स कर रहे हैं उसमें हमें ओबी क्यों पढ़ाया जाता है। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे 345 एम्प्लॉयज़ हैं, 11 डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग काम में लगे हुए हैं दिन भर। एंड जो भी स्टाफ्स हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे स्टाफ जा रहे हैं फॉर द पर्पस टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। टीम्स जो हैं वो काम साथ में मिलके काम कर रही हैं। कॉन्स्टेंटली टेलीफोन्स की रिंगिंग हो रही है। जो मैनेजर्स हैं वो अपने सुपरवाइज़र से बात कर रहे हैं एंड डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्लान कर रहे हैं सबॉर्डिनेट्स के साथ। इन सब के बीच में जो क्लाइंट्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं, सप्लायर्स क्लैरिफिकेशंस का वेट कर रहे हैं। सो एक ऐसा जो सिनेरियो है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक आम बात होती है, एक ऑफिस में आम बात होती है डेली। सो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, मीन्स ये जितने भी लोग हैं आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को समझना, उनके बिहेवियर को समझना, यही है ओबी। क्योंकि कल को जाके हमें कहीं ना कहीं या तो हम खुद एम्प्लॉय बनेंगे या हमारे अंडर एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। तो एम्प्लॉय से कैसे मैक्सिमम उनसे काम लिया जाए या हम कैसे एज एन एम्प्लॉय ये चीज़ें फेस करेंगे, इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो ये सब्जेक्ट है ये हमारे कोर्सेज में रहता है। ओके, सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्गेनाइजेशन प्लस बिहेवियर। सो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन को ना एक इंस्टीट्यूशन से रेफर किया जाता है इजी लैंग्वेज में। तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी प्राइवेट एजेंसी हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी बिजनेस फर्म, ये सारा ही ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। बट अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट जब आपने पढ़ा होगा तो आपने इसको एक एज अ प्रोसेस में एक फर्स्ट स्टेप प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इट मीन्स फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वर्क अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद द क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव्ड ऑप्टिमली। मतलब अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वर्क को आइडेंटिफाई करना, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको उस वर्क में डिवाइड करना एंड देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना। तो ये जितना भी काम होता है इसको भी ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है। सो जो अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसका एक डेफिनेशन याद करना चाहो देन यू कैन रेफर दिस, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर। जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, वर्क टुगेदर टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एज अ प्रोसेस एंड एज अ यूनिट और स्ट्रक्चर। ठीक है, एज अ प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा कि मैनेजमेंट में जो प्रोसेस है जिसमें कि सबसे पहले वर्क को आइडेंटिफाई करना, वर्क्स को ग्रुप कर लेना एंड देन उसको स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना, इंडिविजुअल को उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको काम देना एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम को बांटना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना, ये जितना भी चीज़ है ना ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। एंड एज अ प्रोसेस अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसा कि एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, तो हम इसको भी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, जहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग्स जॉब्स एंड पीपल वर्किंग एट द जॉब्स एट वेरियस लेवल्स। इट एम्फेसाइजेस मोर ऑन पोजीशन देन पीपल। तो इन दो तरीकों से ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया जा सकता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन लगा वहाँ पे वो चीज़ मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। ओके, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की फीचर की बात करें तो वही जैसा कि इसके डेफिनेशन में था कि व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, वर्क टुगेदर टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल। तो सबसे पहले कुछ एक स्पेसिफिक गोल होगा। ठीक है, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क होगा, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप मींस जितने भी लोग होंगे वो साथ में मिलके काम करेंगे और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे काम को लेके। डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, मींस अगर कोई भी चेंज आता है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी वो चेंज कैसे वो अडॉप्ट करती है।
डेलिब्रेट होगा, जो उसका क्रिएशन होगा वो जानबूझ के किया गया होगा। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स हैं। बट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अलग बिहेवियर होता है, दैट इज बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको कैसे समझें? देखो, ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया मैंने कि जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके काम करते हैं, मतलब क्या, बहुत सारे लोग मिलके काम करने वाले हैं, तो उसमें इंडिविजुअल कितने तरीके के लोग होंगे, कितना उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, तो उन सबको मैनेज करना इज सेपरेट थिंग। उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनकी नीड्स को कैसे समझा जाए। पहले क्या समझा जाता था कि अगर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा काम करवाना है, उनसे ज़्यादा काम करवाना है, देन हम उनको फाइनेंशियली इंसेंटिव दे सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा काम करो। बट क्योंकि हर इंडिविजुअल की नीड अलग होती है, हर इंडिविजुअल अलग होता है, तो मे बी वो फाइनेंशियली इंसेंटिव से सेटिस्फाई ना हो, वो कुछ और चाहता है, वो अपने काम में एक सेटिस्फैक्शन चाहता है, वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचना चाहता है, मे बी उसका ये ड्रीम हो, इसके लिए वो कम पैसे में भी ज़्यादा काम कर सकता है। ठीक है, तो उनकी इंडिविजुअल नीड को समझना, सो दैट हम उनके अकॉर्डिंगली उनके लिए मोटिवेशन प्लान कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर को समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अगर डिफाइन किया जाए, इट इज़ द नॉलेज ऑफ पीपल्स बिहेवियर एट वर्क। Organization behavior is the study of how individuals and group interact with an organization and how these interactions affect an organization's performance towards its goal or the goals. The field examines the impact of various factors on behavior within an organization. ठीक है, मतलब जितने भी इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल से बना ग्रुप, और ये जो ग्रुप है वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उनका इंटरेक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, ये सारा ही ओबी के अंदर में आता है। तो ट्रेडिशनली एज आई सेड अर्लियर कि जो पहले था, एम्प्लॉयज़ का जो भी बिहेवियर है ये प्रिडिक्टेबल होता था। उसको पहले ही एक जज किया जा सकता था कि देखो, अगर हम इनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स देंगे तो ये मे बी काम करने के लिए मोटिवेटेड हो जाए। बट धीरे धीरे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर वो चाहते क्या है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सक्सेसफुल यूनिट अंटिल एंड अनलेस इट अंडरस्टैंड्स, प्रिडिक्ट्स एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। एंड OB इज द पार्ट ऑफ टोटल मैनेजमेंट बट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, तो OB जो है ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज डायरेक्टली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी कुछ डेफिनेशन है, ये भी आप देख लेना। अब OB में क्या क्या चीज़ें आई, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो जाहिर सी बात हम इंडिविजुअल के बारे में तो पढ़ेंगे। अब इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है, परसेप्शन क्या है उनका, उनका एटीट्यूड क्या है, वो किससे मोटिवेट होते हैं, ये सारी चीज़ें OB के ही स्कोप में आई। बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला के ग्रुप बनेगा, तो ये ग्रुप का भी अलग नेचर हो जाता है, उसकी अलग पर्सनैलिटी हो जाती है। ये ग्रुप में कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, मे बी सब लोग आपस में अग्री ना करें जितने भी ग्रुप के लोग हैं, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। ग्रुप में पॉलिटिक्स होगी, पावर होगा, डिस्प्यूट होगा, तो ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, ये भी OB के ही अंडर आया। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज़ जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, हायरार्की क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है काम करने का, अगर हम चेंज लाते हैं तो उसका चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे। एवरीथिंग कम्स अंडर स्कोप ऑफ OB। और जितना भी स्कोप है ना, इसी के बेसिस पे आपका जितना सिलेबस डिवाइडेड होता है या फिर चैप्टर जो आपका डिवाइडेड होता है आपके सब्जेक्ट का, वो इन्हीं बेसिस पे होता है। मीन्स इंडिविजुअल होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे आगे। अब पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन के फीचर के बारे में पढ़ा, नाउ अब हम OB के फीचर के बारे में देख रहे हैं कि OB के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इट इज़ अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एंड नॉट अ डिसिप्लिन ओनली। बिहेवियरल साइंसेज है, मतलब लोगों के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, साइंस है, आर्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब इसमें बहुत सारे जैसे कि साइकोलॉजी भी आ गई, इसमें बिहेवियरल साइंस भी आ गया, इसमें एंथ्रोपोलॉजी भी आ गई, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करना है तो पहले उनको समझना पड़ेगा, एंड देन हम कॉन्फ्लिक्ट्स को, ग्रुप में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहा है, हम उसको रिमूव या रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये OB जो है ये इसके फीचर्स हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझना या इसको पढ़ना ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या पर्पस है, तो एक एस्टैब्लिश अ सोशल सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, to encourage the people to work enthusiastically in the organization, to create an environment for the development of effective leadership। ठीक है, लीडरशिप, एक अच्छा लीडर तभी होता है जब वो अपने
फॉलोअर्स को समझता है। तो फॉलोअर्स को समझने के लिए ओबी का नॉलेज होना ज़रूरी है। एक इफ़ेक्टिव ग्रुप बिहेवियर एम्प्लॉइज़ में डेवलप करना, ये समझना ज़रूरी है। ये तभी होगा जब इंडिविजुअल की नीड्स को समझा जाएगा, उनकी पर्सनैलिटी को समझ पाएँगे। कॉन्फ्लिक्ट के क्या रीज़न हैं और उनको कैसे रिज़ॉल्व किया जाए, ये ओबी का ही ऑब्जेक्टिव है। और साथ ही जो भी फ्रस्ट्रेशन है एम्प्लॉइज़ में, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, उसके रीज़न्स को, एंड कैसे उसे रिड्यूस किया जाए, ये भी हम ओबी को पढ़ने के बाद कर सकते हैं। एंड जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके मोरल को ज़्यादा हाई करना, सो दैट वो ज़्यादा काम करें, सेटिस्फेक्शन उनका ज़्यादा हो। एवरीथिंग कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब बात करते हैं कि कौन-कौन से फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखो, इंडिविजुअल्स तो करेंगे ही, बिकॉज़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द पार्ट ऑफ इज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल तो करेंगे ही। अब हर जो एम्प्लॉयी आया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो अलग-अलग फैमिली बैकग्राउंड से आया है, अलग-अलग सोशल बैकग्राउंड से आया है। अलग-अलग उनका सोचने का नज़रिया होगा, देखने का तरीका होगा। सो इंडिविजुअल्स भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को ओवरऑल इम्पैक्ट करते हैं। लाइक अगर इसे समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए साइकोलॉजी की एंड सोशियोलॉजी की, है ना? अगर हमें ग्रुप को समझना है, तो उसको समझने के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि ग्रुप में पॉलिटिक्स होगा, फिलॉसफी की, एंथ्रोपोलॉजी की। स्ट्रक्चर देखो, बहुत सारे बच्चे ना ओबी एंड बीओ में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम, बीओ सेम है ओबी से? नो, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओबी मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड बीओ मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप वही पार्टनरशिप आपने पढ़ा होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा होगा, जो भी या फिर जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या हायरार्की रहता है, ये सारा ही बीओ का पार्ट है। ठीक है? तो बीओ यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये ओबी को इन्फ्लुएंस करता है। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया, ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो करेगा ही। ठीक है? जैसे कि अगर कोविड आ गया था, तो कोविड में बहुत सारा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था, तो काम करने के तौर तरीके पे चेंज आया। बहुत सारे लोग में भी बहुत ज़्यादा टाइम तक ऑनलाइन वर्क करने में कंफर्टेबल नहीं थे, बट बहुत सारे लोग को मज़ा आ रहा था कि वो घर पे भी थे और काम भी हो रहा था। सो एनवायरनमेंट का भी जो है इम्पैक्ट आता है ओबी पे। क्लियर? अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें कि ओबी का डेवलपमेंट कैसे-कैसे हुआ है, तो मैंने कहा ना कि पहले एम्प्लॉय की इंडिविजुअल नीड को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं जाता था। एक्चुअली वो चाहते क्या हैं, इस पे ध्यान नहीं, मतलब ये सोच के चला जाता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हैं, फाइनेंशियली इंसेंटिव, ज़्यादा पैसा दो, ज़्यादा काम करवा सकते हैं। बट ऐसा हमेशा ही पॉसिबल नहीं है, और ये चीज़ धीरे-धीरे रियलाइज़ हुई। फिर पता चला कि नहीं, हमें इंडिविजुअल को भी समझना होगा। ठीक है? तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ ओबी है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो स्टडी है, वो बहुत सारे फेजेस से आई है। जो अर्ली मैनेजमेंट थ्योरीज थी, जिसमें आपने हेनरी फेयोल या फिर एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी पढ़ी थी, इसमें उन्होंने ज़्यादा कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए, इसके बारे में इन्होंने इनके प्रिंसिपल्स ज़्यादातर इंक्लूडेड जो थे, वो फोकस थे। ठीक है? फिर बाद में आया ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो कि आपका हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर कॉन्टिजेंसी अप्रोच, कि कोई भी बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है मैनेजमेंट का, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है? इस अप्रोच ने ये बताया। तो इस तरीके से ये 5 फेजेज़ में जो ओबी का है वो डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है? अब हम वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। अब अगर हम इंडिविजुअली इन सबको एक्सप्लेन करें, देन सबसे पहले आया अर्ली मैनेजमेंट थ्योरीज, जो कि हेनरी फेयोल और एफडब्ल्यू टेलर ने दी थी, जिसके अंदर जो एम्प्लॉय है उसकी पर्सनालिटी की को, उसकी इंडिविजुअल नीड को ज़्यादा फोकस किया ही नहीं गया। सिर्फ मैनेजमेंट के रोल को, उनके फंक्शंस के बारे में इस पे एक्सप्लेन किया गया, एंड प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसी के डिफरेंट मेथड्स के बारे में, डिफरेंट वेज़ के बारे में सोचा गया, जैसे कि इंसेंटिव्स को बढ़ा दो, इन सब चीज़ों को देखते हुए। बट एक्चुअली एम्प्लॉय क्या चाहता है, या उसकी इंडिविजुअल नीड भी कुछ अलग हो सकती है, इसके बारे में इसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। देन फिर आया ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, जो कि एल्टन मेयो ने दिया था, जिसको कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली ये जो था ना, ये काफ़ी लंबे टाइम तक एक एक्सपेरिमेंट चला। ठीक है? और उसमें ये देखा गया कि जो एम्प्लॉइज़ थे, हॉथॉर्न वर्क ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, एक फैक्ट्री नाम का एक फैक्ट्री थी, जहाँ पे ये देखा गया कि एम्प्लॉइज़ जो है उनको इंसेंटिव तो मिल रहा है,
फाइनेंशियली तो उनको इंसेंटिव मिल रहा है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने के लिए, स्टिल जो उनका परफॉर्मेंस है वो वैसा नहीं आ रहा जितना मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन था, वो टाइम टू टाइम वो कम होता जा रहा था। इसके बाद एक्सपेरिमेंट ये हुआ था, ठीक है, एल्टन मेयो ने किया था ये एक्सपेरिमेंट, उनके साथ और कुछ फिलोसफी प्रोफेसर्स थे, उन लोगों ने ये किया था। तो वहाँ पे ये रिज़ल्ट आया कि जो सोशल फैक्टर्स हैं उनका भी इम्पैक्ट होता है प्रोडक्टिविटी पे। लाइक जो भी इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो भी एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करती हैं। और यहाँ पे इस मूवमेंट के बाद ये बात सामने आई कि मोटिवेशन एंड लीडरशिप का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड इसी दौरान बहुत सारी मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में भी बात की गई थी। जैसे अगर हम टू फैक्टर थ्योरी की भी बात करें, खैर ये सब थ्योरीज आई थी 1950 के बाद में, स्टिल ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशन को एक्सप्लेन करती थी, इसलिए वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। क्लियर? फिर कॉन्टिजेंसी थ्योरी ये बताती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए कोई भी बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग एक नीड होता है, उनकी पर्सनैलिटी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, वहाँ के एनवायरनमेंट का अलग है, कल्चर अलग है, तो उनको मैनेज करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मैनेज करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो कॉन्टिजेंसी अप्रोच इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन दैट एक्सप्लेन्स दैट देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम थ्योरी आया, जिसमें ये कहा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको बाहर के एनवायरनमेंट से हमेशा ही इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, उसको क्लोज नहीं रहना चाहिए। मीन्स कि अगर बाहर जो भी हो रहा है एनवायरनमेंट में, हमेशा ही उसको अप टू डेट होना चाहिए, सो दैट अगर कोई भी चेंज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो वो बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट ना करे। तो इसमें ये कहा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं और वो सारे पार्ट इंटरकनेक्टेड हैं। फिर है कॉन्टेम्प्ररी अप्रोच, जो कि आजकल के टाइम तक भी ये आपका एप्लीकेबल है, इन विच ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, डाइवर्सिटी और ग्लोबलाइजेशन पे बहुत फोकस किया गया। कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन का माहौल है काम करने का उसको अच्छा बनाया जाए, न्यू टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कैसे किया जाए, वर्चुअल टीम से कैसे काम करवाया जाए, ये सारा ही कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर में है, जो कि हम अभी भी हमें देखने को मिलता है। तो जितने भी फेजेस हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, ये जो है वो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी के साथ साथ जो ह्यूमन एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में उसको भी रिकॉग्नाइज करना, उसके इम्पोर्टेंस को समझना, उसके अकॉर्डिंगली मोटिवेशन लीडरशिप को प्लान करना, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड कि ओबी एंड एचआरएम में क्या रिलेशनशिप है, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है। सी, सुनने में ओबी हमने अभी तक जितना भी देखा दोनों सेम लगता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बट द डिफरेंस इज जो एचआरएम है ना ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को के सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, उसके डेवलपमेंट, इन सब में काम आता है। बट जब अगर एम्प्लॉय आपके पास आ गया देन आप उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे समझोगे, उसकी नीड्स को समझते हुए उससे कैसे ज़्यादा काम करवाना है, ये जितनी चीज़ें हैं ना ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर में आई। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड structure within an organization interact and influence one another. It examines various aspects of human behavior in the workplace, including attitudes, motivation, communication, leadership, and group dynamics. तो ये हुआ। बट एचआरएम क्या है? एचआरएम इज द फंक्शन विद एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पीपल रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। मतलब इसमें रिक्रूटमेंट आया, सिलेक्शन आया, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्पेंसेशन एंड एम्प्लॉय रिलेशन। तो एचआरएम जो है वो बेसिकली इंश्योर करता है कि जो राइट पीपल है वो राइट स्किल के साथ राइट पोजिशन को अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दे कैन हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जो की फंक्शंस एचआरएम का वो काफ़ी डिफरेंट है देन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। स्टिल दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। अगर मैं ब्रीफ में बात करूं तो while OB focuses on understanding and managing individual and group behavior within organization, HRM is concerned with the strategic management of human resource to achieve organizational goals. OB provides a theoretical foundation and insights into human behavior that inform HRM practices, while HRM implements these practices to effectively recruit, develop, and retain talent in alignment with organizational objective. तो कहा जाए तो ये जो OB है, HRM है, ये साथ में ही मिलके काम करता है जिसके थ्रू एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके और दोनों का ही भला हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन का भी और इंडिविजुअल का भी।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे लाइक करना, कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।